हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरजे स्टडी पॉइंट पर। आज हम लेके आए हैं रीट का जो एग्जाम हुआ था आपके। रीट का एग्जाम, रीट 27 फरवरी को आपके जो रीट का एग्जाम हुआ था और उसके अंदर जो एसएसटी के क्वेश्चन आए थे, एसएसटी सामाजिक अध्ययन के आपके जो 60 क्वेश्चन आए, मैं उसका आज आपको सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके सामने। बहुत ही सटीक ये सॉल्यूशन रहने वाला है और इस सॉल्यूशन के दौरान मैं आपको सारी चीजें बड़ी आराम से बता रहा हूँ और ये बहुत ही विश्वसनीय आपके लिए आंसर की रहेगी। तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपना आकलन कर सकते हो कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे और कौन से आपके गलत हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपन इस एसएसटी के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो। और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें से जो 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, पार्श्वनाथ। आगे चलने पर अपन देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन में है, अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था। तो देखो बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र में स्वर्णगिरी इसका केंद्र था, उज्जैनी भी इसका केंद्र था, तक्षशिला भी इसका क्या था, केंद्र था, कौशाम्बी इसका केंद्र नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 वाला क्वेश्चन, अल नीनो का जन्म सामान्यतः किस माह में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अल नीनो जो है इसका जो जन्म होता है वो लगभग दिसंबर माह में होता है। तो आगे चलते हैं। आगे अपना जो क्वेश्चन है वो है 94 नंबर क्वेश्चन और इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि जो आपको स्थानीय जो ज्ञान होता है, लोकल जो वहाँ का नॉलेज होता है, जहाँ का बच्चा है आपके वहां से पढ़ा रहे हो, तो इसका पाठ्यचर्या में इसको क्यों शामिल किया जाना चाहिए। तो इसके संबंध में मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है परीक्षाओं के लिए स्थानीय तथ्यों और आंकड़ों को याद करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा है केवल एक विषय समुदाय को परंपराओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तीसरा है पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए। बिल्कुल ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम इसका सटीक आंसर होगा कि जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए और उसके परिवेश से जोड़ने के लिए, सीखने के लिए, सार्थक बनाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, स्थानीय ज्ञान का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अपन चलते हैं 95 नंबर जो क्वेश्चन है वो स्थानांतरित कृषि को लेकर के है कि जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है। इसके संबंध में स्थानांतरित कृषि का नाम है वेबर। वेबर किस कहां पे कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है, पोंडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, कुमारी ये पश्चिमी घाट में कहा जाता है और वालरे है वो दक्षिणी पूर्व राजस्थान में कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये सीक्वेंस वाइज ही जमा है। तो अपने पहले के अंदर ए और दूसरे में बी, ए बी और सी डी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही उत्तर इसका रहने वाला है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है। तो देखो भमासा की हवेली चित्तौड़ के दुर्ग में है, सरगार चवरी प्रासाद ये भी है, सुपारी महल भी है, लेकिन जो नवला का भंडार ये जो है ये कहाँ पे आपका डूंगरपुर में है। कहाँ पे, डूंगरपुर में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं अपन, आगे जो है 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य की जो विधायिका है निम्न में से किस विषय पर क्या नहीं बना सकती, कानून निर्माण नहीं कर सकती। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है, कौन सी अनुसूची जो 7 है उसके अंदर शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। उसमें 3 प्रकार की शक्तियां हैं, संघ सूची के विषय है, राज्य सूची के विषय है और समवर्ती सूची के विषय। तो इसमें पूछा है कि जो राज्य की विधायिका है यानी जो राज्य सूची का निम्न में से कौन सा विषय नहीं है जिस पर क्या नहीं कर सकती, राज्य की विधायिका कानून नहीं बना सकती। तो कृषि ये राज्य सूची का विषय है। भूमि भी इस पे भी कानून बना सकती है और सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है इस पे भी राज्य है क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय बंदर का है। ये जो है ये संघ सूची का विषय है, इसलिए राज्य की जो विधायिका है इसके ऊपर क्या नहीं बना सकती, कानून नहीं बना सकती। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि जो मसरू मसरू मीर बादलक और जो नौरंग सही का संबंध किससे रहा है। तो वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बर्तनों के नाम है या महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़े हैं या आभूषणों के प्रकार या संगीत रागों के प्रकार है। तो जहां तक मुझे लगता है इसके अंदर बर्तनों का नाम अब आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा कि मैंने काफी कुछ प्रयास किया लेकिन इसके संबंध में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये एक चीज है। एक आध क्वेश्चन कुछ है जिनको अब मैं उत्तर देना उचित है नहीं समझता, क्योंकि मुझे खुद इस संबंध में कोई ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। चलो लेकिन आगे चलते हैं।
आगे वाला जो क्वेश्चन है वो 99 जो क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए। तो देखो 1992 के अंदर 13वां और 14वां संविधान संशोधन आया था और 13वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और जो 14वें संविधान संशोधन था उसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 99 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी आंसर क्या है, सही रहने वाला है। आगे चलते 16 नंबर जो क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से था। तो आपको अच्छे से पता है सागरमल गोपा का संबंध जो था वो जैसलमेर में प्रजामंडल से था। सागरमल गोपा की बहुत सारी पुस्तकें है, जैसलमेर में गुंडा राज, इस प्रकार की पुस्तकें भी इनकी है। हाँ, आगे चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की ओर और इसके अंदर अपन देखने का प्रयास करते हैं कि सपन फिरिया जो है ये कहानी संग्रह की रचना किसने की थी। तो ये विजयदान देता जो है, इन्होंने सपन फिरिया जो कहानी संग्रह इसकी क्या की थी, रचना की थी। 102 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको पता होगा ये जो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, लेकिन वो जो कोण बनाती है वो कितना बनाती है, 23.5 डिग्री अपने कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। आगे बात करें अपन 103 नंबर क्वेश्चन में, तो जावा का प्राचीन नाम क्या है। तो यवद्वीप, जावा, जावा वर्तमान में कहाँ है, इंडोनेशिया में, और इसका जो प्राचीन नाम अपन को मिलता है वो क्या मिलता है, यवद्वीप मिलता है। तो 103 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। आगे अपन चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ महोत्सव दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। महोत्सव और स्थान दे रखे हैं, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में होता है, बिल्कुल सही है ये। इसमें पूछा हुआ है सुमेलित नहीं है वो आपको बताना। थार महोत्सव बीकानेर में नहीं होता है, थार महोत्सव बीकानेर में नहीं होता। तो थार महोत्सव कहाँ होता है, तो ये होता है बाड़मेर में। थार महोत्सव कहाँ होता है, बाड़मेर में होता है। बीकानेर में कौन सा महोत्सव होता है, ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव, ऊंट महोत्सव है वो कहाँ होता है, बीकानेर में होता है। इसके अलावा मरु महोत्सव जैसलमेर में, हाथी महोत्सव जयपुर में। तो इसमें पूछा था कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो थार महोत्सव वाला युग्म सम्मिलित नहीं था। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो क्या रहेगा, सही रहने वाला है। आगे अपन चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन में, शिक्षण नीतियों से संबंधित यह आपका क्वेश्चन है। इसमें पूछा है सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में जो 5E मॉडल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 5E मॉड्यूल जो मॉडल है आपका शिक्षण नीति में जो पढ़ते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो सक्रिय अधिगम और सहभागिता का प्रोत्साहन करना, ऐतिहासिक घटनाओं को याद करना, रटने की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना, केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण को प्राथमिकता देना। तो ऑप्शन नंबर जो एक है, ए है सक्रिय अधिगम, है ना। सक्रिय जो अधिगम और सहभागिता है इसको प्रोत्साहित करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है 5E मॉडल का। आगे अपन चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी की सतह पर जो भूकंप से निकटतम बिंदु है वो क्या कहलाता है। देखो जहां पे भूकंप आता है और उस भूकंप से उसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है 90 डिग्री जो कोण बनता है वो इसका सबसे निकटतम बिंदु होता है और इसे अपन कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये सबसे भूकंप मूल से क्या होता है, सबसे निकटतम बिंदु होता है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी सही होने वाला है। आगे चले अपन, आगे चलेंगे तो देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है भगवान विष्णु को ये समर्पित मंदिर है। तो ये स्थित कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर जो सेकंड इसमें चीज लिखी हुई है, मंदिर का निर्माण एक ऊंचे एक चौड़े चबूतरे पर किया गया। बिल्कुल आप जब इसके बारे में देखोगे, इस मंदिर को जानोगे तो एक चबूतरे के ऊपर इस मंदिर का क्या किया गया है, निर्माण किया गया। तीसरी इसमें चीज है, ये मंदिर सीकर मंदिर का पहला उदाहरण। बिल्कुल सीकर निर्माण के लिए अगर सबसे पहले कोई मंदिर की बात आती है तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर आता है। तो इसके अंदर क्या पूछा है, ये कथनों पर विचार करना और सही बताना है, सही कथन कौन सा। तो 1, 2 और 3 तीनों ये जो कथन दे रखे हैं वो क्या है, सही है। तो 107 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा और डी ऑप्शन क्या है आपका सही रहने वाला है। आगे चलते हैं, आगे पूछा है कि जो रूब्रिक्स के मुख्य 2 प्रकार कौन से हैं। रूब्रिक्स के संबंध में पूछा है। रूब्रिक्स के जो 2 प्रकार होते हैं उसमें समग्र और विश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही रहने वाला है। समग्र और विश्लेषणात्मक जो रूब्रिक्स होती है, 2 प्रकार का ये रूब्रिक्स होता है। तो ये इसका क्या रहने वाला है, सही आंसर रहने वाला है। तो 108 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर है। 109 की तरफ चलते हैं तो अपन देखेंगे कि 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब, जो नाना साहब थे वो उनको और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी। तो कोठारिया के रावत जोध सिंह थे, उन्होंने इनको क्या दी थी, शरण दी थी। तो 109 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की ओर। 110 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे कि जो संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु भेजा था। देखो ये पोस्ट ऑफिस संबंधी एक विधेयक था
जो कि उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इनके पास में भेजा था और इन्होंने इसके संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो यानी इस संबंध में कोई ना तो हस्ताक्षर किए ना कुछ, इन्होंने इस विधेयक को वापस लौटाया। तो पॉकेट वीटो का एक बार भारतीय इतिहास के अंदर किसी राष्ट्रपति ने उपयोग किया था और वो थे ज्ञानी जैल सिंह। तो 110 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर देने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए यानी जैल सिंह। आगे अपन चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की ओर। 111 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। हाँ, मूल कर्तव्यों के संबंध में यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसका उल्लेख कहाँ है, तो ये आपके आर्टिकल 51 के यानी जो 51 ए है उसके अंदर इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। तो इसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा कि कौन सा बांध है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है, तो देखो ये सारे के सारे जो बांध दे रखे ये चंबल नदी पर बने हुए हैं। कौन से नदी पर बने हुए हैं, चंबल नदी पर बने हुए ये सारे के सारे बांध है चंबल नदी पर। इसमें से एक बांध है जो कि क्या है मध्य प्रदेश में, बाकी तीनों बांध कहाँ है, राजस्थान में है। तो जो गांधी सागर बांध है ऑप्शन नंबर ए है, जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। बाकी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज ये कहाँ पे बने हैं, राजस्थान में बने हुए हैं। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, कोटा बैराज और जवाहर सागर कहाँ है, कोटा के अंदर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो आंसर होगा वो ए सही होने वाला है। आगे चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं आपकी इस रीट एग्जाम के अंदर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अपना आरजी स्टडी पॉइंट ये है, यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी जो टीचर्स भर्ती है उसका यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्राथमिकता दी जाती है वो एनसीईआरटी बुक्स को दी जाती है। यहाँ पे लाइव क्लास भी चलाई जाती है एनसीईआरटी बुक्स को लेकर। तो आप इससे जुड़ जाइए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मुख्य परीक्षा रीट मेंस होगा उसकी बहुत ही अच्छी तैयारी आपको यहाँ से करवाई जाएगी। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देख रहे हैं। लोकसभा में अनुच्छेद 334 जो है आर्टिकल 334 है उसके अनुसार जो अनुसूचित जातियां हैं उसके लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। दिसंबर 2024 तक का ये पूछा है कि कितनी जो सीटें हैं वो एससी के लिए, है ना, अनुसूचित जातियों के लिए, एससी के लिए यानी जो आर्टिकल 334 है उसके अंदर एससी के लिए जो लोकसभा के अंदर सीटें आवंटित है, आरक्षित है, वो कितनी है, तो 84 है। ऑप्शन नंबर डी 84 जो है वो सीटें किसके लिए, एससी के लिए आरक्षित है। जो और ये जो 47 दे रखा है ये एसटी के लिए क्या है, आरक्षित है। यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और 84 जो है वो एससी के लिए यानी अनुसूचित जातियों के लिए। तो 113 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी यानी 84। आगे चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का एक क्या है, उदाहरण है। तो 114 नंबर क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपके दे रखा है कि आपको बताना सांस्कृतिक संसाधन का कौन सा उदाहरण है। तो पहाड़ियां और घाटियां नहीं है, कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन, बिल्कुल यही इसका क्या होगा, सटीक आंसर होगा। 114 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा बी, कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन। आगे चलते हैं 115 क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने पूछा कमला और जो इलायची है ये नामक जो महिला चित्रकार है इसका संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है। तो बात करते हैं अपन नाथद्वारा शैली जो राजसमंद के अंदर है। इस शैली के बारे में आप जब पढ़ोगे तो कमला और इलायची जो महिला चित्रकार है इसके बारे में आप पढ़ पाओगे। तो 115 में जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी होने वाला है। सी जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर आता है 116 नंबर क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र है ना, केंद्रीय जो शुष्क अनुसंधान क्षेत्र है जो काजरी जिसको कहते हैं, काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका जोधपुर में। बहुत इजी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर नंबर बी जो है जोधपुर, ये इसका क्या है, सटीक आंसर है। मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है। देखो मौर्य काल में अलग अलग धातु के जो सिक्के थे उनका अलग अलग नाम था। चांदी के सिक्के को कारसापन्ना वगैरह कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको तांबे के सिक्के का क्या कहा जाता था, तो इसको मासक कहा जाता था। तो 117 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी यानी मासक इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। 118 नंबर क्वेश्चन में है कि सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। वृत्तांत जो रणनीति होती है इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पाठ्य पुस्तकों की कहानी प्रतिस्थापित करना, बिल्कुल नहीं है। केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं है। छात्रों की भागीदारी को कम करना, ये भी नहीं है। घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल यही इसका सही क्या है, आंसर है। 118 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर रहेगा आपका डी। आगे चलते हैं 119 नंबर जो क्वेश्चन है वो है पुरातत्व की स्थलों को लेकर। पुरातत्व की स्थलों को लेकर है और इसकी जो संरचना है वहां से कुछ अपन को साक्ष्य मिलते हैं।
उसको सुमेलित करना है। तो ये कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी पुस्तक है इतिहास की, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया, उसमें ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको एनसीईआरटी से संबंधित कोई चीजें पढ़नी है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड आपको चीजें सिखाई जाएगी। और मैंने जो क्लासे ले रखी है उसके अंदर ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ा रखी है। जो वनावली है, वनावली से हमें क्या मिलता है, तो वनावली से हमें मिट्टी से बने हुए हल, वनावली कहाँ, हरियाणा के अंदर एक पुरातात्विक स्थल है, और इससे मिट्टी से बने हुए हल के क्या मिलते हैं, प्रतिरूप मिलते हैं। कालीबंगा राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में है, और यहाँ पर जुते हुए खेत के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। सोरतुगई अफगानिस्तान में है, जहां से अपन को नहरों के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। धोलावीरा गुजरात के अंदर है, जहां से जलाशयों के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। इसको आपको क्या करना है, सुमेलित करना था। तो वनावली को सुमेलित करना आपको यहाँ पे बे हो जाएगा, और उसको कालीबंगा के साथ 3, और उसके बाद में 3 के अंदर हो जाएगा आपका 1, है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन बी है वो आपका सही रहने वाला है। तो आप 119 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या रहेगा, सही आंसर रहने वाला है। तो आगे चलते हैं अपन 120 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि मंगल पांडे को बैरकपुर में विद्रोह कब किया था। तो मंगल पांडे जिन्होंने 1857 क्रांति का आरंभ किया था 29 मार्च 1857 को। तो बैरकपुर छावनी में इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। कब किया था, 29 मार्च 1857 का। तो 120वें क्वेश्चन का जो आंसर सही रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। आगे है, पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोलिस बल का सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है। जो कोरियोलिस बल होता है इसकी सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो विषुवत वृत्त पर होता है। पृथ्वी के बीच में जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे इसके आसपास में कोरियोलिस बल की मात्रा जो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। जो 121 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही रहेगा वो होगा ए ऑप्शन, विषुवत वृत्त पर। आगे चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वेदिक काल में दासरागी युद्ध लड़ा गया। प्रसिद्ध युद्ध था ये, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सी नदी, रावी नदी के तट में। और प्राचीन काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था, पुरुषणी नदी कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा 122 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी होने वाला है, यानी पुरुषणी नदी होने वाला है। आगे अपन बात करें शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है। तो डाक टिकटों का संग्रहण करना ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित परियोजना का कार्य है। सहकारी बैंक का परिचालन ये भी है। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन ये भी है। लेकिन गणितीय समीकरण हल करना ये सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 123 में क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। आगे जो 124वें नंबर क्वेश्चन है, खादर और बांगर। देखो ज्योग्राफी के अंदर जब आप मिट्टी के बारे में पढ़ते हो तो मिट्टी में आप देखते हो जलोढ़ जो मृदा होती है उसको 2 भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर, यानी पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। खादर जो होती है वो नवीन जलोढ़ होती है, और बांगर जो है वो प्राचीन क्या होती है, जलोढ़ होती है। खादर ज्यादा उपजाऊ होती है, बांगर कम उपजाऊ होती है। ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ी होगी। तो 124 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर डी सही रहने वाला है। इलाहाबाद स्तंभ, ये देखो अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग जो प्रसिद्धि, इसकी रचना किसने की थी, ये भी एनसीईआरटी क्लास 12 के अंदर इसका उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति का। और इसकी जो रचना करने वाले थे वो हरिसेन थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के क्या थे, दरबारी कवि थे, और इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में प्रशंसा के रूप में ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। ये प्रयाग प्रशस्ति जो है आपके इलाहाबाद जो अभी स्तंभ अभिलेख है, स्तंभ लेख है, उसके ऊपर ये क्या है, उत्कीर्ण है। तो इसके पूछा है कि इसकी रचना किसने की, तो हरिसेन ने की। तो 125 नंबर क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर 1 हरिसेन है वो सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 126वें क्वेश्चन की ओर। ये आपके शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर क्रियात्मक क्रियाओं का जो उपयोग करना ये इसका लिए क्या है, महत्वपूर्ण पहलू है। तो 126 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर ए है वो सही उत्तर रहने वाला है। आगे बात करते हैं अपन, राजस्थान में कमली ताल और राजेश्वरी किससे संबंधित है। तो ये खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के क्या है, राजेश्वरी वगैरह ये कुएं है। तो इससे इसका संबंध किससे है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से है। बाड़मेर की तरफ इस प्रकार के ये जो गैस और तेल के, खनिज तेल के क्या है, कुएं हैं। 127 क्वेश्चन के बाद अपन आगे चलते हैं 128वें क्वेश्चन की ओर। 128वां क्वेश्चन वो जो पूछा है वो है, घरेलू हिस्सा व महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखो ये जो अधिनियम था वो 2005 का अधिनियम है। घरेलू हिस्सा और महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 का ये अधिनियम है, लेकिन ये लागू कब हुआ था, 2006 के अंदर हुआ। प्रश्न यही पूछा है कि घरेलू हिस्सा और महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2006 के अंदर ये हुआ था लागू। फिर पूछा है 129 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। इजी क्वेश्चन है, अमलान कोस ने इस सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। आगे चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे कुछ भू आकृतियां यानी पर्वत श्रेणियां दे रखी है, इसको उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में आपको लगाना है।
तो सबसे ऊपर कौन सी होगी यानी उत्तर में कौन सी होगी, उसके बाद में कौन सी होगी। तो अपन बात करें महादेव जो पहाड़ियां हैं इसको आप उत्तर में रख सकते हो। उसके बाद विंध्याचल पर्वत जो है श्रेणियां हैं इसकी, और उसके बाद में सतपुड़ा श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर डी 130वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है वो आपके सही रहने वाला है। देखो बहुत ही सटीक आपको विश्वसनीय आंसर की आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। 131 नंबर जो क्वेश्चन है वो है गुरु नानक का जो जन्म है वो कब हुआ। तो ये आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो 1469 ईस्वी के अंदर गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहने वाला, सही आंसर रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो 132वां क्वेश्चन है, और 132वें क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं। यानी जो मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है उसके जो 3 परस्पर संबंधित घटक होते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। पहला दे रखा उद्देश्य संसाधन और उपकरण, दूसरा आपके दे रखा योजना क्रियान्वयन और उद्देश्य, और उसके बाद तीसरा दे रखा उद्देश्य शिक्षण अनुभव और मूल्यांकन। बिल्कुल ये जो है ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य शिक्षण अनुभव और मूल्यांकन, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो 132वें क्वेश्चन का सही रहने वाला है। आगे चलते हैं 133वें क्वेश्चन की ओर। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत में दो राज्यों के मध्य, अगर दो राज्यों के मध्य कोई विवाद है तो इसको निपटाने का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है। तो ये इसका ओरिजिनल यानी मौलिक जो इसका क्षेत्राधिकार होता है उसके अंदर आता है। आगे बात करते हैं 134वें नंबर क्वेश्चन। तो भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये अपना प्यारा सा रंगीला राजस्थान। रंगीला राजस्थान में क्या होता है, मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 135वें क्वेश्चन की ओर। तो अपन देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 284 सदस्यों ने क्या किया था, इस 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत हुआ था उस पर हस्ताक्षर किया था। इसके संदर्भ में अपन जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है 136वें नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर अगर बात करें आर्य समाज से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं। तो ये वेदी सत्य विद्या और ज्ञान के भंडार है। बिल्कुल ये माना है। मूर्ति पूजा आडंबर है ये माना। विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने विरोध किया। अवतारवाद का विरोध शायद इन्होंने नहीं किया होगा। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर 1 2 3 क्या सही पूछा है, कौन से सही है, तो ये इसका सही रहने वाला है। तो 136 नंबर क्वेश्चन में आप ए ऑप्शन को सही मान सकते हो। 137वां जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 1989 के अंदर 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके आधार पर जो मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 138वां क्वेश्चन मगध महाजनपद को लेकर ये क्वेश्चन आया है, आपसे पूछा है। तो मगध महाजनपद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना था। तो अंग का मगध में विलय बिंबिसार द्वारा किया गया था। बिल्कुल किया गया था। जो अंग है उसका मगध में विलय बिंबिसार ने किया था। बिल्कुल सही किया। अवंती का मगध में विलय उदयन, नहीं उदयन नहीं, यहाँ पे अजात शत्रु। ये मैंने सारी चीजें आपको, और जब 16 महाजनपद है तो उसके अंदर बता रखी है कि कौन कौन से वो जो शासक इस दौरान रहे हैं। तो अजात शत्रु ने क्या किया था, इस अवंती का मगध में विलय किया था। वजी संघ का मगध में विलय अजात शत्रु द्वारा किया गया था। ये ठीक है। 1 और 3 क्या पूछा इसके अंदर, सही कथन कौन सा, तो 1 और 3 आप इसको सही मान सकते हो। आगे अपन अगर बात करें 139 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखेंगे कि सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो टेलीविजन प्रसारण के समान है। तो रियल टाइम वेब है। इसके अंदर आप लाइव चैटिंग भी कर सकते हो, लाइव चीजें कर सकते हो। तो यही कह रहा है लाइव रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण के समान कौन सा है, तो रियल टाइम वेब ये। तो 139 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। अब अगला क्वेश्चन 140वां जो क्वेश्चन है कि धात्विक खनिजों का सही समूह कौन सा है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखिए लोहा तांबा, ये दोनों धात्विक है, लेकिन अभ्रक क्या है, ये अधात्विक है। बात करें अभ्रक, पोटास और लोहा, बिल्कुल अभ्रक भी क्या है, सॉरी अभ्रक वापस क्या आ गया, अधात्विक आ गया। तो अभ्रक ये भी नहीं हो सकता। फिर बात करें लोहा तांबा और सीसा, सीसा इसको धात्विक नहीं माना जा सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर डी लोहा तांबा और पोटास तीनों के तीनों क्या है, धात्विक है। और ये पूछा कि धात्विक खनिजों का सही समूह कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो 140वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी आंसर रहने वाला है। आगे अपन चलते हैं 141वें क्वेश्चन की ओर। 141वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है
141वां जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो सत्य नहीं है, तो अर्सा मेजर और बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। बिल्कुल, ये दोनों क्या है? नक्षत्र मंडल है। बड़े आकार वाले गर्म खगोलीय पिंड जो गैसों से बने हैं, स्वयं की ऊर्जा व प्रकाश रखते हैं, वे तारे कहलाते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह? नहीं नहीं, ये क्या है? बाह्य ग्रह। क्या है? बाह्य ग्रह है। उल्टा लिख दिया है ना, तो ये आंतरिक ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये इसके अंदर क्या है? सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन है। पृथ्वी के आकार को भू आम कहा जाता है, यानी इसका इंग्लिश जो अर्थ है वो ग्रिड लिखा हुआ है। तो बिल्कुल पृथ्वी के आकार को आप इस प्रकार से ग्रिड का कह सकते हैं। तो जो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो सी है, वो क्या रहने वाला है? आपका सही आंसर होने वाला है। तो 141 नंबर जो क्वेश्चन था, उसका सी आंसर क्या है? सही है। आगे चलते हैं 142वें नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा है, इतिहासकार सीवी बेदी ने किस कुल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की? तो बप्पा राउल, महाराणा कुंभा, हमीर और राणा सांगा। तो बप्पा राउल की जो तुलना है सीवी बेदी ने, वो किससे की है? फ्रांसीसी जो सेनापति था चार्ल्स मार्टेल से की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जीज जीज ए शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? ये चीज मेरे थोड़ी सी क्या है, समझ में कम पड़ी। कहाँ से ये क्वेश्चन उठा रखा है, मुझे इस संबंध में कोई ज्यादा जानकारी नहीं हासिल है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसका उत्तर देख लें, या फिर आंसर की आने तक आप इंतजार करें। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं अपन। 144 नंबर जो क्वेश्चन है, ये है कि अधोलिखित में से कौन से सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो अनिश्वरवाद, आत्मवाद, कर्मवाद। तो पुनर्जन्मवाद है वो इससे संबंधित नहीं है। ये पुनर्जन्म में क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते हैं। कौन? बौद्ध धर्म। तो आगे चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि वे मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण, बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यानी बाल संरक्षण की और बाल अधिकारों की बात कहाँ होती है? क्या समानता के अधिकार में होती है? बाल को इतनी अच्छे से बात नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता कोई लेना देना नहीं, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार कोई लेना नहीं। लेकिन आर्टिकल जो अनुच्छेद जो 23 और 24 है, अनुच्छेद 23 पे 24, इसके अंदर आपको पता होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, इसमें कहा गया है कि आप बाल श्रम नहीं करवा सकते। इस प्रकार की जो चीजें लिखी हुई है, इसके आधार पे जो शोषण के विरुद्ध अधिकारी, ये बाल श्रम और बाल अधिकार से क्या है? संबंधित है। तो 145वें क्वेश्चन का सही आंसर आपके जो होने वाला है, वो क्या होने वाला है? बी आंसर क्या होने वाला है? सही होने वाला है। तो अब आगे की ओर चलते हैं 146वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तो देखो, वैसे एनी बेसेंट ने भी की थी, लेकिन अप्रैल 1916 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। तो 146 क्वेश्चन के बाद अपन अगले क्वेश्चन की ओर 147वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्योग्राफी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित कितना समय होगा? पूछा है पूर्वी देशांतर का, यानी ये बात कर रहा है कि ये जो एक सेंटर है, ये क्या है? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। यहाँ पे 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा है आपका? इन्होंने कहा है कि यहाँ 10 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। लेकिन इधर ही बात करें, इस तरफ 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर है जो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वहां पर क्या समय होगा? तो आपको पता है 15 डिग्री से 75 डिग्री बीच में 60 देशांतरों का अंतर है, और एक देशांतर को सूर्य की किरणें पार करने में समय लगता है मतलब 4 मिनट का समय। तो 60 मतलब 4 घंटे का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। 4 घंटे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा। तो ये पूर्व में है इस तरफ, तो यहाँ पे सुबह के 6 बजेंगे, यानी क्योंकि यहाँ 10 बज के हैं, तो 4 अपन माइनस कर लेंगे। इधर है पूर्व की तरफ है ये, क्योंकि सूर्योदय जो होता है पूर्व की तरफ इधर से आता है। तो अपन जो 147 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, सुबह के 6 बजे। अब आगे चलते हैं 148वें क्वेश्चन की ओर। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? तो आपने देखा होगा जसनाथ जी, जसनाथ जी को बीकानेर के अंदर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने क्या दी थी? भूमि दी थी। तो 148वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। आगे बात करते हैं 149वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राजस्थान में इजी क्वेश्चन पूछा, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये लाखेरी मुंडी के अंदर, लाखेरी मुंडी के अंदर ये पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। अब अंतिम क्वेश्चन जो आपके इस
नीट के अंदर पूछा गया था सामाजिक से जो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से जो अंतिम क्वेश्चन है वो है सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या शारीरिक कौशल में सुधार करना, बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता। क्या गणितीय मॉडल विकसित करना, कहीं नहीं होगा। यांत्रिक प्रणालियों का विश्लेषण करना, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने समझने और समायोजन करने में क्या करना, मदद करना। तो इस प्रकार से 150 नंबर जो क्वेश्चन है, अंतिम जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर होगा बी। तो देखो प्यारे साथियों, आपको ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पे सटीक मैंने आपको आंसर बताने का प्रयास किया है। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रीट जो मुख्य परीक्षा होगी उसका भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।